गुनाहों से तौबा ना की जाए तो वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। अब्बा अक्सर कहा करते थे, वो गुनाह अजदहे की मानिंद हमारे पीछे भागते रहते हैं और जब हम बिना तौबा किए मर जाते हैं तो वो गुनाह हमें निगल जाते हैं। उफ़क़ तो वो गुनाह हमें निगल जाते हैं उफ़क़, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अजदहा निकल जाता है। एडिनबरा में उतरती ये रात पुरसुकून होने के साथ साथ रोशन भी थी, लेकिन नरम मुलायम बिस्तर पर सोया उफ़क़ का वजूद पुरसुकून हरगिज़ नहीं था। वो नींद में थी, पर उसका जिस्म पसीने से शराबोर था। वो सर को दाएं बाएं झटक रही थी, जबकि चेहरे पर वहशत छाई थी। शायद वो किसी बुरे ख्वाब के ज़ेर असर थी। लैंप की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर टपकती वहशत वाज़ेह थी। कई लम्हे वो यूं ही तड़पती रही और फिर एक खौफनाक चीख के बाद झटके से उठ बैठी। दिल पसीना तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था, जबकि पेशानी पर पसीना चमक रहा था। वो आसपास देखती खुद को बुरे ख्वाब से निकालने की कोशिश करने लगी। हलक खुश्क हो गया। जोसेफ! ख्याल आने पर इसने अपने पहलों में सोए जोसेफ को पुकारा, पर उसकी जगह खाली थी। वो कमरे में नहीं था। जोसेफ! वो डरते डरते इसे पुकार रही थी, पर शायद वो जा चुका था। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। जब से इसे माँ बनने की खुशखबरी मिली थी, वो खुश रहने लगी थी, पर अचानक इन ख्वाबों का आना इसे बौखला गया था। वो स्याह अजदहा बहुत ही खौफनाक था जो इसके पीछे भाग रहा था। वो इसे निगल लेने के दर पर था और उफ़क़ उसे जान छुड़ाकर भाग रही थी। इसके ज़हन में औरंगज़ेब की कही गई वो बात गूंजने लगी। सर झटकते हुए उसने जोसेफ का नंबर मिलाया, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो 3 बार मिलाने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और करवट लेकर लेट गई। नींद उड़ चुकी थी और अब ज़हन में जाने क्या क्या घूमने लगा था। पूरी कोशिश के बावजूद वो सो ना पाई। जैसे ही आंखें बंद करती, वो खौफनाक अजदहा मुंह खोले वारिद हो जाता। वो अब बेचैनी से करवटें बदलने लगी, लेकिन नहीं जानती थी कि आसेबकार वारिद हो चुका था। गुनाहों का आसेबकार, जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। ये उफ़क़ औरंगज़ेब के आसेबकार की शुरुआत थी। अचानक शुरू होने वाले इन ख्वाबों का सिलसिला कभी नहीं रुका। जोसेफ ने उसके लिए मुलाज़मा रखी हुई थी, जो दिन रात वहीं रहती थी, पर उफ़क़ फिर कभी सुकून की नींद नहीं सो पाई। पहले पहल इसे लगा वो हामला थी, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था, पर जब सिलसिला बढ़ता गया तो इसके लिए मुश्किल हो गया। वो जोसेफ की मौजूदगी में भी चीखते चिल्लाते उठ जाती। ख्वाब भयानक होते गए। कभी वो खुद को आग में जलते महसूस करती, कभी सैकड़ों सांप इसे बेतरह से डसते और ये इतने हकीकी होते कि ख्वाब से जागने के बाद भी इसे अपने जिस्म में तकलीफ़ महसूस होती रहती। जब ये सिलसिला नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो जोसेफ इसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। इसके सेशन होने लगे। जब कुछ दिन सुकून रहा और फिर से वही सब होना शुरू हो गया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता गया, उफ़क़ की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर इसे समझाते कि इतना ज़हनी दबाव बच्चे के लिए ठीक नहीं था, पर ये सब इसके इख्तियार में नहीं था। तुम्हें क्या हो गया है उफ़क़? प्लीज़ ठीक हो जाओ। अभी भी वो चीखते चिल्लाते उठ गई थी। जोसेफ ने इसे नींद की दवा दी थी ताकि वो पुरसुकून से सो सके, पर जैसे सुकून रूठ गया था इससे। इसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, रंगत जर्द पड़ गई थी और चेहरे की शादाबी कहीं खो सी गई थी। उफ़क़ को लगने लगा था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाती तो इसे सुकून कभी ना मिलता। प्लीज़ उफ़क़, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। वो सीने से इसका सर लगाए हौले हौले थपक रहा था। उफ़क़ की हालत जोसेफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। मुझे लगता है अब्बा ने मुझे बददुआ दी होगी जोसेफ, इसीलिए ये सब हो रहा है। कई दिनों से इसे औरंगज़ेब का ख़याल सता रहा था। इसे अब लगने लगा था कि इसकी ये हालत, इसके ये ख्वाब, इसके गुनाहों की वजह से थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद पर काबू पाते बोला। ऐसा ही है जोसेफ, ऐसा ही है।
اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا لیا اور پھر اس کے پہلو سے اٹھ کر اس کے دور ہو کر سامنے بیٹھ گئی۔ جوزف نے اس کی حرکت کو محسوس کیا پر کہا کچھ نہیں۔ وہ سننا چاہتا تھا جو افق کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ابا کہتے تھے ہمارے گناہ سانپ جیسے ہوتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ ان کی معافی نہ مل جائے۔ وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت رگڑ رہی تھی۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو زخمی کر لیتی۔ افق، ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ جوزف نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا پر وہ بتک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وجود کن آندھیوں کی زد میں تھا، یہ جوزف سمجھنے سے قاصر تھا، پر اس کی اس حرکت پر جوزف ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ہے، یہ میرے گناہ ہیں، یہ مجھے کھا جائیں گے جوزف۔ وہ سر اٹھاتے ہذیانی انداز میں چلائی۔ جوزف کو وہ حواسوں میں نہیں لگی۔ گناہ کھا جاتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے جوزف، گناہ کھا جاتے ہیں۔ اس نے گھٹنوں کو سینے تک لے جانے کی کوشش کی، بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ افق، جوزف تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ پلیز نہیں، مجھے مت چھوئیں، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دور بھاگ رہی تھی۔ شاید اس کے دماغ نے تانے بانے بول لیے تھے۔ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی، اس نے گناہوں کو چن لیا تھا، پھر سکون کہاں سے آتا؟ جوزف جبڑے بھیجے کئی لمحے اسے صدمے سے دیکھتا رہا۔ وہ اب بیڈ پر گر گئی تھی اور اب سسک رہی تھی۔ چلے جائیں، پلیز چلے جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ جوزف وہیں کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کن احساسات سے گزر رہا ہوگا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا افق۔ وہ اس کی جانب جھکا، اسے اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا۔ مجھے مت چھوئیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ افق کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور جوزف کو اس پل احساس ہوا کہ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی، اور کبھی کبھی محبتیں پا لینے کے بعد بھی ہم بس خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں، ہمارے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ سپروائزر کے آفس میں اس وقت فجر اور صفدر دونوں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بیچ میں رکھا گول میز اور اس کی دوسری جانب رکھا وہ قیمتی ڈبل سیٹر صوفہ تھا جس پر اس وقت دو سپروائزر بیٹھے تھے، ایک میڈم روشنا اور دوسرے سر واصف۔ دونوں اس وقت سنجیدہ تھے۔ میڈم روشنا چھوٹے بالوں والی ایک ماڈرن اور خوبصورت عورت تھیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی شخصیت اور اپنے فیشن کے طرز کی بنا پر سب کی پسندیدہ تھیں، جبکہ ان کے برعکس سر واصف تھوڑے سنجیدہ اور سخت مزاج تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پر زیادہ فوکس کرتے تھے۔ آج ان کے پروجیکٹ کی منظوری دی جانی تھی۔ فجر نے کچھ دیر پہلے اپنا آئیڈیا ان کے سامنے رکھ دیا تھا، ایک برائڈل گاؤن۔ سیریسلی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی فجر، سرمئی رنگ کے ڈریس پینٹ میں ملبوس سر واصف نے افسردگی سے کہا، جبکہ میڈم روشنا کی جانچتی نگاہیں فجر کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ انہیں آج وہ پہلی بار اتنے رف حلیے میں نظر آئی تھی، ورنہ وہ تو بڑی نفاست پسند اور کمپوزڈ لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ سینس اچھی تھی، اسے پتہ تھا کہ سادگی میں ماڈرن کیسے دکھنا تھا، اسی لیے وہ میڈم روشنا کو پسند تھی۔ میڈم روشنا کے بھورے چھوٹے بال بمشکل کانوں تک آتے تھے۔ اس وقت وہ ایک چست سی اسکرٹ پر لمبے گھٹنوں تک آتے گرم ٹاپ پہنے ہوئے تھی، جس کا رنگ سترنگی تھا۔ ان کی اینک سر پر جمی تھی اور کانوں میں چمکتے ننھے آویزے انہیں حسین بنا رہے تھے۔ یہ عام ڈریس نہیں ہوگا سر، یہ بہت خاص اور منفرد ہوگا، آپ کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ جوڑے میں بندھے بالوں سے چند لٹیں پھسل کر نکل گئی تھیں اور اب چہرے کی دونوں جانب جھول رہی تھیں۔ میڈم روشنا اسے دیکھے گئیں۔ انہیں فجر کا پراعتماد ہونا پسند تھا، اس کی اٹھی ہوئی گردن اسے ممتاز بناتی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر نظریں جھکا لیتی تھی، پر گردن کبھی نہیں جھکتی تھی۔ میڈم روشنا جانتی تھیں کہ فجر میں بہت پوٹینشل تھا، وہ بہت آگے جا سکتی تھی۔
पूरे हफ्ते गायब रहकर तुम एक ब्राइडल ड्रेस का आइडिया लेकर आई हो। मुझे तुमसे किसी धमाकेदार आइडिया की उम्मीद थी। वो अभी भी मायूस नजर आ रहे थे। वो सर वो सर वो सर दरअसल फजर के फादर की डेथ हो गई थी। सफदर ने सफाई पेश करते बात अधूरी छोड़ दी। सर वासिफ के होंठ ओ में सिकुड़ गए, जबकि मैडम रोशना ने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे लगता है हमें फजर को एक मौका देना चाहिए। मैडम रोशना की आवाज़ उभरी। फजर ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा आइडिया सुनना पसंद करूँगी। कुछ तैयार किया है तुमने? उनकी बात पर फजर की आंखें चमक उठीं और सफदर तो बशाशत से खिल उठा। इसने फटाफट फाइल से वो चंद स्केचेस निकाले जो फजर ने डिज़ाइन किए थे और फिर उठकर मैडम रोशना को पकड़ाए। खूब। पहला डिज़ाइन देखते ही मैडम रोशना की आंखें चमक उठीं, जबकि सर वासिफ भी किसी हद तक अब मुत्तफिक नज़र आ रहे थे। कुछ देर तक वो सारे डिज़ाइन देख चुके थे, जबकि फजर अब मेज़ के दूसरी जानिब खड़ी उन्हें अपना डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रही थी। इसके खूबसूरत हाथ बात करते वक्त एक ख़ास अंदाज में हिलते थे। आधी बातें तो वही समझा देते थे। वो अपने आइडियाज़ को बहुत वजाहत से बयान करती थी। अब वो अपने हाथ से अपनी दाहिनी आंख के गिर्द गोल दायरा बना रही थी और फिर इसने गर्दन के बाईं जानिब कंधे के करीब उंगली रखी। इसकी शॉल कंधों पर बिखरी हुई थी। इसके सिल्की बाल जूड़े से निकलने को बेताब थे। मैडम रोशना की नज़रें रश्क से इसे तक रही थीं। जैसे जैसे वो बयान करती जा रही थी, मैडम रोशना की आंखों की चमक बढ़ती गई। मुस्तकबिल की एक अजीम कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उनके सामने खड़ी थी। बस उसे थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत थी। जोसेफ पैलेस में मुनक्किद होने वाली क्रिसमस पार्टी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। उस रात मिस्टर जोसेफ के साथ ली गई विलियम की तस्वीर हर जगह वायरल थी। वो और जॉर्ज लाइमलाइट पर थे, पर विलियम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तुम जोसेफ पैटरसन के बेटे हो? तुमने कभी बताया नहीं। डिपार्टमेंट में इसे अजीब नज़रों से देखा जाता था। कई हसद की होती तो कई रश की, और यही सब विलियम नहीं चाहता था। वो इस ज़िंदगी से दूर भागता था जहाँ कैमरा हर वक्त इसके सर पर मंडलाता रहता। वो खबरों की जीनत नहीं बनना चाहता था। तुम्हें क्या ज़रूरत है रग्बी खेलने की? बाप की तरह शोबिस में नाम बनाओ। आज धूप निकली थी और वो अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मुखालिफ टीम तो मुखालिफ थी ही, पर इसकी अपनी टीम में भी कई लड़के इसकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से खार खाने लगे थे। वैसे तुम नेशनल टीम में मुंतखब ना हुए तो क्या शोबिस ज्वाइन करोगे? सब आते जाते इस पर जुमले कस रहे थे। नील सब देख रहा था, जबकि विलियम के जबड़े भींचे हुए थे। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो बॉल हाथ में पकड़े सीटी बजाते ही मुखालिफ सिमत में भागने लगा, पर जहन भटक चुका था। पहले नैन्सी ने इसे मुश्किल में डाले रखा, और अब ये चर्चा कि वो जोसेफ पैटरसन का बेटा था, एक कामयाब प्रोड्यूसर का बेटा। इस वक्त भी इसका जहन भटका और मुखालिफ टीम की टक्कर पर वो धड़ाम से नीचे गिरा। मुखालिफ टीम के लोग इसके ऊपर गिर गए। वो इसे उठने नहीं दे सकते थे। इस बार विलियम ने भी उठने की याद आगे बढ़ने की मुज़ाहमत छोड़ दी थी। सांस पूरी तरह फूला था और जहन इंतशार का शिकार था। जिन टिमा जिन टिमटिमाती रोशनी वाली ज़िंदगी की वजह से वो सब इससे हसद कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि इन टिमटिमाती रोशनियों के पीछे किस कदर अंधेरा था, कितना अकेलापन था। इसके बाप के पास बहुत पैसा है। रग्बी की नेशनल टीम में इसे पैसे की बिना पर ही जगह मिल जाएगी। मुखालिफ टीम के कैप्टन ने इसके ऊपर से उठते नखवत से कहा। वो सब चले गए, जबकि विलियम यूं ही चिटलेटा रहा। वो अब आंखें बंद किए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। सर्दियों की शिद्दत में कमी आ रही थी। नैन्सी ने अहमद से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। इसने लंदन से एडिनबरा यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा ली थी और अब वो विलियम की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। इस वाक़ये को 3 महीने गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो रहा था। नैन्सी पहले से बदल गई थी।
शायद वो मोहब्बत जैसे हादसे के बाद ज़्यादा समझदार हो गई थी। मोहब्बत तो फिर बदल ही देती है ना। वो अब संजीदा रहने लगी थी। मिस्टर जोसेफ की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था, क्योंकि इनका कोई मुआहिदा अभी हुआ ही नहीं था। बस एक गहरी खामोशी और सर्दपन था जो जोसेफ पैलेस में उतर आया था। तुम ठीक हो? नील ने इस पर झुकते हुए हाथ बढ़ाया। ठीक हूँ। वो इसका हाथ पकड़ के उठ खड़ा हुआ। तुम परेशान हो? नहीं। विलियम ने दोनों हाथों से बालों को पीछे सेट करते नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था। ये बातें मुख्फी नहीं रह सकती। नील ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, मैं जानता हूँ। वो दोनों अब चलते हुए ग्राउंड से बाहर निकल आए थे। मुझे भूख लगी है। कहीं लंच करने चले? नील इसका जहन भटकाना चाहता था। बिल कौन देगा? वो अब चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनके बैग रखे थे, ताकि ये यूनिफॉर्म बदल सकें। ऑफ कोर्स तुम। जोसेफ पैटरसन तुम्हारा बाप है, मेरा नहीं। नील ने अपने लॉकर से बैग निकालते कहा। चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। मेरे बाप की दौलत मेरे अकाउंट में नहीं है। विलियम इसी के अंदाज में बोला। वो अपने लॉकर से फ़ोन निकाले अब नैन्सी का नंबर मिला रहा था, ताकि इसे पूछकर इसे साथ ले जा सके। लेकिन इसे हैरानी हुई, नैन्सी का नंबर बंद जा रहा था। इसने गहरा सांस लेते फ़ोन वापस रखा और अपने कपड़े उठाते बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों डिपार्टमेंट से निकलकर विलियम की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। विलियम को हाल ही में अपनी 22वीं सालगिरह पर यह गाड़ी मिली थी, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि इसने मुँह फाड़ कर मांगी थी। तुम दोनों को इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? मिस्टर जोसेफ ने उनकी सालगिरह से 2 दिन पहले पूछा था। ये पहली बार था, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए थे, इसीलिए मिस्टर जोसेफ ने पूछ लिया। खाने की मेज़ पर बैठे सभी अफराद हैरान हुए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल। नैन्सी ने मुस्कुरा कर इनकार कर दिया। वो पहले ही सबको बहुत तंग कर चुकी थी, और हालिया इसकी माइग्रेशन हुई थी, और वो उन्हें मज़ीद तंग नहीं करना चाहती थी। और तुम्हें? मिस्टर जोसेफ ने सुकून से खाना खाते विलियम को देखा। होंडा सिविक RSE HEV। मुंह फाड़ कर कहते विलियम ने मिस्टर जोसेफ को साकित कर दिया। यकीनन वो पूछकर पछताए होंगे। नैन्सी ने हैरानी से इसे देखा। वाकई? मिस्टर जोसेफ जांचती निगाहों से इसे देखने लगे। क्या वो संजीदा था? आपने पूछा, मैंने बता दिया। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स ओके। वो सुकून से कहते उन्हें सुलगा देता था। और फिर अगली सुबह जोसेफ पैलेस के बाहर चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। तुम मुंह फटो गए हो विलियम। उसकी पहली ड्राइव में नैन्सी इसके साथ थी। वो ना पूछते तो मैं ना मांगता। उन्होंने खुद कुल्हाड़ी पर पाँव मारा है। इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम अंकल को बहुत तंग करने लगे हो। यूँ कहो कि ज़िंदगी का मज़ा लेने लगा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते इसने नैन्सी को देखा। आंखों में शरारत ही शरारत थी, जबकि नैन्सी इसे घूर कर रह गई। पहली गाड़ी का नाम इसने सेनोरिटा रखा था, और नील को इसकी ये सेनोरिटा बहुत पसंद आई थी। विलियम के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करता था, और इस वक्त भी वो विलियम के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था, और सेनोरिटा अपनी पूरी तेज़ी से भाग रही थी। वो सही मानों में डिफ़ॉल्ट पीस बन गया था, और इसका पहला मकसद मिस्टर जोसेफ को सुलगाना होता था। उस रात नैन्सी खाने की मेज़ पर नीचे नहीं आई थी। इसकी तबीयत ख़राब थी। ये सुनते ही विलियम ऊपर की जानिब भागा। वो इसके कमरे में पहुंचा तो नैन्सी तकिए में मुंह दिए ऊंधी लेटी हुई थी। नैन्सी, तुम ठीक हो? वो इसे पुकारते हुए बोला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नैन्सी, इसने आगे बढ़कर तकिया खींच लिया। विलियम, जाओ यहाँ से, तंग मत करो। नैन्सी ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था। विलियम चौंक गया। क्या मतलब है तंग ना करूं? मुझे बताओ क्या हुआ है? इसने तकिया नैन्सी के सर पर मारा। वो उठ बैठी, और इसका चेहरा देखकर विलियम साकित हो गया। वो शायद रो रही थी। आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। तुम ठीक हो ना? वो इसके करीब बैठते बोला। कुछ ठीक कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा विलियम?
सब चाहने के बावजूद ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? वो बेचैन हुआ। नैन्सी ने यूं ही बैठे बैठे आंखें मूंद ली। मुझे लगा था मैं उसे भूल गई हूँ। मुझे लगा था सब ठीक हो गया है। पर देखो, मैं उसे नहीं भूली। कुछ ठीक नहीं हुआ। वो बोलती गई और विलियम साकित बैठा इसे सुनता गया। अहमद की कॉल आई थी विलियम, वीडियो कॉल। वो अस्पताल में है। इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसकी हालत बुरी है विलियम। और इसे देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को धोखा दे रही थी। मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो वहीं खड़ी हूँ। देखो, खाली हाथ हूँ मैं। वो किसी ट्रांस में बोलती गई और विलियम सुन हो गया। तो क्या अहमद गया नहीं था? वो तो भूल गया था। और इसे लगा था नैन्सी भी भूल गई होगी। पर शायद वो नहीं जानता था कि मोहब्बतें यूं आसानी से नहीं भुलाई जाती। वो यूं पीछा नहीं छोड़ देती। इसे लगा जैसे 3 माह गुजरे ही नहीं थे। वक्त वापस जा खड़ा हुआ था। नैन्सी, विलियम ने हौले से पुकारा। मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ विलियम। क्या मेरी ये ख्वाहिश बहुत बड़ी है? इसने आंखें खोली। पल भर को दोनों की नजरें टकराई। बताओ ना विलियम, क्या ये नामुमकिन है? वो कहता है सब मुझ पर मुनहसिर है। फिर मैं अपनी मोहब्बत को कैसे अपने हाथों से खो दूँ? वो आज सरापाई सवाल थी और विलियम के पास जवाब नहीं थे। सिर्फ किसी शख्स के लिए अपना मजहब तब्दील करना इसे नहीं पसंद था। वो नैन्सी को क्या जवाब देता, जबकि नैन्सी जिन एहसासात से गुजर रही थी इसे बस वो समझ सकती थी। अहमद को अपनाने के लिए इसे बाकी सबको खोना पड़ता और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे किसे चुनना था। और ये मरहला बड़ा तकलीफ दे होता है जब इंसान को अपने 2 पसंदीदा लोगों में से किसी एक को चुनना पड़े। उसने तुम्हारा नंबर कैसे ढूंढा? देखते ही देखते विलियम के तासुरात तन गए। नैन्सी ने माइग्रेशन करवा ली थी, नंबर बदल लिया था। फिर वो शख्स आखिर कहाँ से आ गया था? मुझे नहीं पता। वो बस इतना ही कह पाई। विलियम ने उसको फ़ोन उठाया। नंबर बताओ मुझे। ये अहमद जो भी था पुरस्रार था। नैन्सी के पास इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, कोई डेटा नहीं था। पहला नंबर इसने नैन्सी से नहीं लिया था क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता था। पर अब मामला अजीब हो गया था। आखिर इसने नैन्सी का नंबर ढूंढ कैसे लिया था नया? विलियम को अब फिक्र हो रही थी। इसने नैन्सी के फ़ोन से नंबर लेकर अपने फ़ोन पर मिलाया, पर वो बंद जा रहा था। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। दिमाग घूम गया। विलियम, प्लीज़ हेल्प मी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने इसके बिना जीने की कोशिश की है, पर मुझे इसके बिना जीना नहीं आता। नैन्सी की बात पर विलियम का दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़कर भींच दिया। इसके चेहरे पर मुस्कान उभरी, जख्मी मुस्कुराहट, खुद का मजाक उड़ाने वाली। इसे लगता था वो और नैन्सी हमेशा साथ रहेंगे, पर इसे अब पता चला था नैन्सी इसकी नहीं रही थी। वो गहरा सांस लेते इसके सामने आ बैठा, एक टांग बेड पर जमाए जबकि दूसरी नीचे लटक रही थी। तुम जानती हो ना नैन्सी, तुम क्या कह रही हो? या वो होगा या हम सब। तुम हमें छोड़ दोगी? वो इसे सवालिया नज़रों से देखता रहा। कत्थई आंखों में खौफ भी था। कहीं नैन्सी ने उसे चुन लिया तो? नैन्सी कई सानिये इसे देखती रही और फिर सर झुका गई। विलियम ने अपने दिल को रुकते महसूस किया। ओके ओके, मैं समझ गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। आंखों में बेयकीनी थी। उनकी नैन्सी उनकी नहीं रही थी। नैन्सी ने किसी और की मोहब्बत को चुन लिया था। दिल की तकलीफ बढ़ती गई। चेहरे में अभी तक बेयकीनी थी और आंखों में इस्तेहज़ा। आई एम आउट। इसने दोनों हाथ खड़े कर दिए। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर आंखों में नमी उभरने लगी। विलियम, वो बेसाख्ता बेड से नीचे उतरी। विलियम की हालत इसे ठीक नहीं लगी थी। नहीं नैन्सी, नहीं। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया है। तुम अब आज़ाद हो। विलियम ने तुम्हें आज़ाद किया। वो तेज़ी से कहता कमरे से बाहर निकल गया और नैन्सी खड़ी रह गई। वो जानती थी विलियम शिद्दत पसंद था। वो जिसे छोड़ देता था
پھر اس کے لیے پوری دنیا میں جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ تو کیا وہ اسے واقعی آزاد کر گیا تھا؟ نینسی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچنے کے لیے تیار تھا۔ پھر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ احمد، آپ میرا کون سا امتحان لینے آئے ہیں؟ وہ اب نم پل کے لیے اس کا نمبر ملا رہی تھی جو کہ بن جا رہا تھا۔ ولیم اب اسے دکھتا نہیں تھا۔ نینسی بلانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ ان کی ناراضگی کو سب نے محسوس کیا۔ نینی کے پوچھنے پر نینسی نے انہیں ولیم کی ناراضی کا بتایا۔ وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے تھے لیکن ولیم اب اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ 12 سالوں سے ان کے ساتھ رہتی نینسی کیسے چند مہینوں میں انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پر ولیم کی نظر اندازی نینسی کا خوف نینسی کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی، اسے کچھ سمجھانا چاہتی، پر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔